and pranam to all of you. Asit Government Rule Guru, let's compete. Again, I am coming back. Today, I will discuss Central Civil Services Conduct Rules 1964. In this part, it is part 6. In this part, I will discuss Rule 18. It is very important rule of CCS Conduct Rules 1964, and in this part, I will discuss movable, immovable, and valuable property. 20 MCQs with explanation, and also you can get pattern of descriptive questions. It is very useful for all central government exams. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Happy New Year to all of you, and definitely I pray to God you prosper in your career, and you can fulfill your expected dream during the year 2026. So now I am going to discuss CCS Conduct Rules 1964 part 6. In this part I will discuss Rule 18. Clear? So join my WhatsApp number, it is 8327782034. If any query is there, you can contact with me and clear your doubt. My first Telegram channel link t.me/bap82034 and second Telegram channel link t.me/asit2034, and you join the Telegram channel, and you can get upcoming videos. So my friends, please do not forget to subscribe my channel, and also you share my channel with your friends, and also you like my channel. Now I am going to discuss Rule 18, movable, immovable, and valuable property. First one, you see Rule 18 subsection 1, first bit, rule position is important one. Submission of assets and liabilities on first appointment. जब आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगा गवर्नमेंट जॉब में, तो उसमें आपको असेट्स एंड लाइबिलिटीज को आपको सबमिट करना है बाय December 31st ऑफ द कंसर्न ईयर. तो उसमें आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट में क्या क्या सबमिट करना है, इस रूल 18 सबसेक्शन 1 फर्स्ट बीट में हम डिस्कस करेंगे. एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट सबमिट ए स्टेटमेंट ऑफ असेट्स and liabilities at the time of first appointment. पूरा डिटेल्स में बोलूंगा. The statement must be in the prescribed form. Different forms are there. 5 forms are there. So also I will discuss. So हमको जो दिया है assets and liabilities को हम सबमिट करेंगे. जो assets and liabilities का जो स्टेटमेंट हम सबमिट करेंगे उसमें क्या क्या आएगा. देखिए, फर्स्ट वन इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा. इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड है, हाउस है, फ्लैट है, ओके, वेदर इनहेरिटेड, सपोज इनहेरिटेड आपका फादर के नाम पे था और आपका नाम पे आ गया. सपोज आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज किया है कि लीज बेसिस में आप उसको एक्वायर किया है, कि मॉर्टगेज के बेसिस में आप एक्वायर किया है, तो आपका नेम में इन हिज ओन नेम, नेम ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑन इट मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ योर नेम एनी अदर पर्सन. तो फर्स्ट वन हमको ये स्टेटमेंट देना है इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इनहेरिटेड, ओन्ड, परचेज्ड, लीज्ड और मॉर्टगेज सब आएगा. और चाहे आपके नाम पे है कि आपका फैमिली मेंबर्स के नाम पे है, कि सपोज ऑन बिहाफ ऑफ यू someone acquire the immovable property, तो इसका स्टेटमेंट हमको देना है. ठीक है, तो क्लियर हो गया. फर्स्ट वन, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर हमको डिटेल्स स्टेटमेंट देना है, चाहे आपके नाम पे है कि चाहे आपका फैमिली मेंबर्स के नाम पे है कि और कोई एनी अदर पर्सन के नाम पे है ऑन बिहाफ ऑफ यू, राइट. नेक्स्ट, फाइनेंशियल असेट्स, ये भी सबमिट करना है. सपोज आपके पास शेयर्स, डिवेंचर्स है, कैश इन हैंड, बैंक डिपॉजिट्स, ठीक है, वेदर इनहेरिटेड, ओन्ड, एक्वायर्ड और हेल्ड बाय हिम, पर्टिकुलरली कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट. कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट सपोज शेयर्स, डिवेंचर्स उसके पास है, कि कैश इन हैंड है, कि बैंक डिपॉजिट्स है,
चाहे वो इनहेरिटेड है कि ओन्ड, एक्वायर्ड और हेल्ड बाय हिम, राइट। ये जो फाइनेंशियल एसेट्स का बात जब आएगा ये ओनली कॉन्सर्न गवर्नमेंट सर्वेंट, मगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात जब आएगा, जैसे लैंड है, फ्लैट है, वो ऑन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑन द नेम ऑफ द फैमिली मेंबर्स और ऑन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। मगर इसमें जो फाइनेंशियल एसेट्स है ओनली आपका गवर्नमेंट सर्वेंट के पास जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो इट मींस गवर्नमेंट सर्वेंट के नाम पे इनहेरिट हुआ है कि वो सपोज ही ओन द फाइनेंशियल एसेट्स की, ही एक्वायर फाइनेंशियल एसेट्स की, ही हेल्ड द फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। थर्ड वन आ जाएगा अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी है, व्हीकल्स है, अदर वैल्यूएबल्स है, ठीक है, एटसेट्रा। तो वही है इनहेरिटेड, ओन्ड, एक्वायर्ड और हेल्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट, उसके पास जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी परमानेंट है, आपका लैंड है, आपका बिल्डिंग है, आपका फ्लैट है, वो सब परमानेंट है। जो मूवेबल है वो टेम्पररी पीरियड के लिए है, चाहे आपके पास कार है, एयर कंडीशनर है, आपका जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स है, कि आपके पास बाइक है, कि आपके पास लैपटॉप है, कि आपके पास ज्वेलरी है, ठीक है, और इनहेरिटेड, ओन्ड, एक्वायर्ड और हेल्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। नेक्स्ट वन आ जाएगा डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज। डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज, सपोज आप जो लोन लिया है कि लोन दिया है, ठीक है, लोन्स, एडवांसेस, बोरोइंग्स, इसमें सब कुछ आ जाएगा। एनी फाइनेंशियल लाइबिलिटी इनकर्ड बाय हिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि सपोज आप लोन लिया है तो वो एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मीन्स एक्चुअली यू मस्ट बी ओब्लाइज्ड टू पे बैक इन फ्यूचर। आप लोन लिया है, आप मनी बोरो किया है, तो यू मस्ट बी ओब्लाइज्ड टू पे बैक इन फ्यूचर विथ इंटरेस्ट, है कि नहीं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो ये डेब्ट्स एंड लाइबिलिटी। तो इसी रिलेटेड में सबके ऊपर जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगा, ओके, सपोज व्हेन एनी पर्सन गेट द फर्स्ट इट मींस अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट, तो एक स्टेटमेंट देना है बाय डिसम्बर 31, बाय डिसम्बर। सपोज आप ज्वाइन किया सपोज मार्च में, तो सपोज आप ज्वाइन किया मार्च सपोज 2026 में, एक एग्जांपल देता हूं, मार्च 2026 में आप ज्वाइन किया, तो बाय डिसम्बर 2026, बाय डिसम्बर 31 2026 आपको ये इसी रिलेटेड सबमिट करना है स्टेटमेंट। इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ लिक्विड एसेट्स जैसे आपके कैश है, कि बैंक डिपॉजिट है, कि इंश्योरेंस पॉलिसीज है, तो इसमें आ जाता है, और मूवेबल प्रॉपर्टी और डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर। तो ये रूल 18(1) सबसेक्शन आई फर्स्ट बिट ये बोल रहा है, ये रूल का सबसेक्शन 1 और उसका फर्स्ट बिट ये बोल रहा है कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आपको जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज और एनी अदर लिक्विड एसेट्स के ऊपर आपको स्टेटमेंट देना है। इसमें और कुछ स्पेशल नोट्स, क्लैरिफिकेशंस देख लीजिए। ग्रुप डी एम्प्लॉइज जो नोट 1 है, आप देखिए नोट 1 में ग्रुप डी एम्प्लॉइज वो नॉर्मली सबमिट नहीं करेंगे, नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट दिस रिटर्न। फर्स्ट अपॉइंटमेंट यदि ग्रुप डी पोस्ट में होता है तो वो नॉर्मली इस तरीके का स्टेटमेंट सबमिट नहीं करेगा, ओके। हाउएवर गवर्नमेंट, मगर इसमें एक रूल है, आप देखिए 18 सबसेक्शन 4 है, क्लियरली मेंशन किया है कि जब भी गवर्नमेंट सपोज एनी गवर्नमेंट सर्वेंट को, ओके, सपोज गवर्नमेंट एक्चुअली इन्फॉर्म टू सबमिट द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको देना है, मगर नॉर्मली फर्स्ट अपॉइंटमेंट में ग्रुप डी एम्प्लॉइज इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देगा। नेक्स्ट वन नोट 2 में स्मॉल मूवेबल आइटम्स बिलो ₹10,000, जो भी मूवेबल आइटम्स है बिलो ₹10,000 मे बी सोन एज ए लॉम सम। जो भी मूवेबल आइटम्स है जिसका वैल्यू है लेस देन 10,000, उसको एक लॉम सम में आपको स्टेटमेंट में शो करना है, ठीक है। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन आता है, याद रखना है। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, सपोज आपके पास एक एलईडी है वो लेस देन 10,000 है, कि आपके पास सपोज एनी अदर हाउस होल्ड आर्टिकल है जिसका वैल्यू सपोज इंडिविजुअल वैल्यू लेस देन 10,000 है, बिलो 10,000, तो उसको आप एक लॉम सम कर दीजिए और मूवेबल प्रॉपर्टी जो स्टेटमेंट है उसमें शो कर दीजिए। मगर जो डेली यूज आइटम्स जैसे क्लॉथेस, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, बुक्स, इसको आप डिक्लेयर नहीं करेंगे,
इसको, ये जो है इसको आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, स्टेटमेंट में ये नहीं आएगा। डेली यूज आइटम्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, और एक मजा बात है, यदि आपका सर्विस चेंज होता है, ये तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में, जब आपका गवर्नमेंट जॉब में फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट में ये स्टेटमेंट देना है। ओके, सपोज आपका सर्विस चेंज होता है, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑलरेडी इन सर्विस एंड इज अपॉइंटेड टू अनदर सिविल सर्विस और पोस्ट, एक पोस्ट में आप हो, सपोज और एक आपको पोस्ट मिला जिसमें आपका जो पेरेंट पोस्ट है उससे ज्यादा बेसिक पे है, तो आप सपोज इट मीन्स आप स्विच ओवर हो गए, एक गवर्नमेंट पोस्ट से अनदर गवर्नमेंट पोस्ट को आप स्विच ओवर हो गए, तो वहां पर नो फ्रेश इनिशियल रिटर्न इज रिक्वायर्ड, वहां पर फिर आप फ्रेश रिटर्न आप नहीं भरेंगे, क्योंकि फर्स्ट अपॉइंटमेंट में, ठीक है, बाय December 31 ऑफ द कंसर्न ईयर आपको स्टेटमेंट देना है मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लिक्विड एसेट्स, डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर, ठीक है। और मूवेबल आइटम्स में जो भी कोई इंडिविजुअली जो मूवेबल आइटम का वैल्यू लेस देन 10,000 है, उस तरीका का आप एक लम सम कर दो, जो भी आइटम्स आपके पास मूवेबल आइटम्स है और ईच आइटम का वैल्यू लेस देन ₹10,000 है, उसको लम सम करके शो कर दो। मगर कुछ डेली जो आइटम्स है जैसे क्लॉथेस, यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, बुक्स, इसको आप शो नहीं करेंगे। और यदि आप एक पोस्ट से स्विच ओवर हो जाते हैं, सपोज जस्ट यू सॉन्ट फ्रॉम स्विच ओवर फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, तो वहां पर नो फ्रेश इनिशियल रिटर्न इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और उसका एक सेकेंड बिट देखेंगे, वही 18 सबसेक्शन 1, इसमें आपको, इसमें 2 बीट्स है। इसका सेकेंड बीट में क्या है, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। आप एक याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ग्रुप ए एंड बी एम्प्लॉइज है, कंपल्सरी, सपोज आपका 2025, आप मान लीजिए जनवरी, सपोज मैं एक इमेजिनरी एग्जाम, जनवरी 1 टू December 31, 2025, इसका इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, नॉट मूवेबल, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। इमूवेबल है, आपका लैंड है कि आपका हाउस है, आपके पास फ्लैट है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न जो है आपको बाय जनवरी 31, 2026 के अंदर शो करना है। यहां पर मूवेबल नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो आपके पास सपोज लैंड है कि इसी ड्यूरेशन, मेरा जो एग्जांपल है जनवरी 1 टू December 31, मैं प्रीवियस ईयर को लिया, जनवरी 1 टू December 31, 2025, ठीक है। उसका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास है, सपोज कोई इनहेरिटेड है, ओन्ड है, एक्वायर्ड है, चाहे आपके नाम पे है कि फैमिली मेंबर के नाम पे है कि एनी अदर पर्सन के नाम पे है, तो आपको जनवरी 31, 2026 के अंदर शो करना है, ठीक है। मगर इसमें ओनली ग्रुप ए एंड बी, ओके, पोस्ट के लिए है। तो एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी मस्ट सबमिट एन एनुअल रिटर्न। द रिटर्न मस्ट गिव फुल डिटेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इनहेरिटेड, ओन्ड, एक्वायर्ड, लीज्ड, मॉर्टगेज्ड, ओन नेम, फैमिली मेंबर्स नेम और एनी अदर पर्सन्स नेम, ठीक है। सपोज मैं क्या किया, जैसे 2024 में कैलेंडर ईयर ले जाइए, 2024 कैलेंडर ईयर, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2024 इसका कैलेंडर ईयर में कब भरा था उसका प्रॉपर्टी रिटर्न, ना जनवरी, बाय जनवरी 31, 2025 में भरा था। सपोज मैं प्रॉपर्टी शो किया था इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, चाहे आपके नाम पे है कि फैमिली मेंबर्स के नाम पे है कि एनी अदर पर्सन के नाम पे है, तो चाहे इनहेरिटेड, ओन्ड, एक्वायर्ड, हेल्ड, मॉर्टगेज्ड और लीज्ड, जो भी है। यदि सेम कोई भी प्रॉपर्टी में कैलेंडर ईयर 2025 में इसमें कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में मेरा ऐड नहीं हुआ, मैं कुछ भी सपोज परचेज नहीं किया, ठीक है, तो मैं सेम में लिख दूंगा। सपोज अभी जो कैलेंडर ईयर 2025 है, मुझे कब प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है, बाय जनवरी 31, 2026 में, मैं सिंपल भर दूंगा सेम, क्योंकि मेरा जो 25 में था, जो कैलेंडर ईयर 24 में था, वही सेम है 25 में, उसमें
कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी चीज ऐड व एडिशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी रिटर्न आपको भरना ही भरना है, मगर ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और यदि कुछ चेंज हुआ है, आप कुछ ऐड किया है, तो उसको आप शो करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी रिटर्न भरेंगे, कभी कभी हमारा मन में आ जाता है ओनली जो कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट ओन किया है, क्या एक्वायर किया है, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट सर्वेंट ओन्ड एंड एक्वायर्ड एंड ऑल्सो फैमिली मेंबर्स नेम। सपोज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी है, कि उसका चिल्ड्रेन के नाम पे प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी शो करना है। कि एनी अदर पर्सन के नेम पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी शो करना है। ठीक है, तो रूल पोजीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल 18 सबसेक्शन 1 उसका सेकेंड बिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, रूल 18 सबसेक्शन 2 देखेंगे, रूल ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट, देखिए यहां पर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है जो रूल 18 सबसेक्शन 2, इसमें क्लियरली मेंशन किया है, चाहे आप परचेज कर रहे हो, कि सेल कर रहे हो, कि आप गिफ्ट के आकार में दे रहे हो, कि लीज के आकार में आप दे रहे हो, कि मॉर्गेज में लिया है। ठीक है, पूरा सब कुछ आएगा। तो मेनली इसमें क्या बोल रहा है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट फ्रीली बाय, सेल, गिफ्ट, लीज और मॉर्गेज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो परमानेंट है, लैंड है, हाउस है, फ्लैट है, इन हिज ओन नेम और इन द नेम ऑफ ए फैमिली मेंबर। आप फ्रीली नहीं कर सकते, उसके लिए क्या है, आपको एक प्रीवियस नॉलेज, आप जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को प्रीवियस नॉलेज जस्ट इन्फॉर्म करना है। आप सपोज कोई आपके पास लैंड है, आप उसको सेल करना चाहते हो। ठीक है, तो आप आपका प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को प्रीवियस नॉलेज मीन सेल करने से पहले आप इन्फॉर्म करना है। आप समझ रहे कि नहीं, कि आप परचेज करना चाहते हो कोई लैंड, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे लैंड आप परचेज, लैंड की बिल्डिंग की फ्लैट आप परचेज करना चाहते हो, तो परचेज करने से पहले आप इन्फॉर्म करना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, कि मैं एक फ्लैट परचेज मुझे करना है, कि मुझे लैंड परचेज करना है, कि मुझे बिल्डिंग परचेज करना है, और उसका वैल्यू यही है। तो प्रीवियस नॉलेज में डालना है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी का प्रीवियस नॉलेज जस्ट इन्फॉर्म करना है आपको। चाहे आप परचेज करो, कि सेल करो, कि गिफ्ट के आकार में दो, कि सपोज आप लीज में आकार में लिया, कि और किसको लीज के आकार में दे दिया, कि आप सपोज आप मॉर्गेज के आकार में, किससे आप लैंड की बिल्डिंग मॉर्गेज में आकर में देके कुछ उसको पैसा दे दिया। तो ये सब प्रीवियस नॉलेज जो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तो उनका प्रीवियस नॉलेज मीन्स उनको इन्फॉर्म करना है, परचेज करने से पहले, सेल करने से पहले, लीज देने से पहले, मॉर्गेज देने से पहले, कि गिफ्ट देने से पहले आपको इन्फॉर्म करना है, प्रीवियस नॉलेज में डालना है। तो दो चीजें, एक है प्रीवियस सैंक्शन, प्रीवियस नॉलेज क्या है, जस्ट आपको इन्फॉर्म करना है, मगर सैंक्शन क्या है, एक गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगा, एक प्रायर सैंक्शन मींस गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगा, मगर इसमें क्या है, ओनली नॉलेज जस्ट इन्फॉर्म कर देना है। ठीक है, मगर इसमें एक इंटरेस्टिंग है, ये क्लियर हो गया। मगर यदि आप जो स्ट्रिक्टर कंडीशन क्या है, आप इस तरीके का जो इमूवेबल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, जिस इंडिविजुअल से कर रहे हो उसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, यही दे दिया, इफ द प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज विथ ए पर्सन हु हैज ऑफिशियल डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, आपका ऑफिशियल डीलिंग है, चाहे सपोज कॉन्ट्रैक्टर है, ओके, सपोज आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, वहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर कुछ काम कर रहा है, और उसके साथ आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कि सप्लायर है, कि आपका सबऑर्डिनेट कोई है, कोई वेंडर है, जिनके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, और आप इस तरीके का इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उसमें क्या है ना, प्रायर इंटीमेशन, देन मियर इंटीमेशन इज नॉट इन्फॉर्म, खाली ओनली इंफॉर्मेशन यहां पर आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नहीं देंगे, आपको यहां पर प्रायर सैंक्शन चाहिए। प्रायर सैंक्शन मींस आप क्लियरली गवर्नमेंट को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे, और जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव करेगा तब जाकर, तो इसमें एक, जब आप सपोज लेटर दिया कि मैं अभी इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ मेरा ऑफिशियल डीलिंग है, और उससे मैं एक लैंड परचेज करना चाहता हूं,
कि एक सप्लायर के साथ ऑफिशियल डीलिंग है और उससे मैं एक बिल्डिंग परचेज करना चाहता हूं, तो आपको रिटन लिखना है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और 30 डेज के अंदर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जवाब देगा। इसमें यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव करता है तब जाकर आप जिस पर्सन के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है उससे आप परचेज कर सकते हो कि उसको सेल कर सकते हो। समझ में आया? तो ये जो प्रायर सैंक्शन, जो सैंक्शन है 30 डेज है। सपोज 30 डेज के अंदर सपोज कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो 30 डेज के अंदर सपोज गवर्नमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो इट मींस वो गवर्नमेंट सैंक्शन कर दिया 30 डेज के बाद। ठीक है? तो दो चीज इसमें इंफॉर्म करना है। नॉर्मली आप जिसके साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, तो आपको प्रायर नॉलेज, जस्ट बाइंग की सेलिंग करने से पहले आपको जस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, प्रायर नॉलेज बोलते हैं। मगर वही इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो जिस व्यक्ति के साथ, उसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग्स है, इसमें प्रायर ओनली जो प्रायर नॉलेज नहीं चलेगा। यहां पर आपको प्रायर सैंक्शन चाहिए। आप क्लियरली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिटन में लिखेंगे, तब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगा कि नहीं, वो डिसाइड करेगा। यदि अप्रूव करता है तब आप वो जो कंसर्न पर्सन है जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है उसके साथ आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो मैं उसके लिए टाइम भी बताया। टाइम क्या है? 30 डेज। आप जिस दिन आप सपोज आप लेटर भेजा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके साथ मेरा ऑफिशियल डीलिंग है और उससे मैं एक लैंड परचेज करना चाहता हूं, तो जिस डेट में आप लेटर दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, 30 डेज के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल आएगा। चाहे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, डिनाई भी कर सकता है। यदि 30 डेज के अंदर नहीं आएगा, आप मान लीजिए गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर दिया बियॉन्ड 30 डेज, 31, 32 कि 33 डेज, 34 डेज हो गया, कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन नहीं मिला, तो इट मींस आप मान लो कि उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव कर दिया। ठीक है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट था। नॉर्मल तो इसमें याद रखना है, नॉर्मल केस में ओनली प्रायर नॉलेज, मगर सेंसिटिव ऑफिशियल डीलिंग, यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजैक्शन करते हो, जिस व्यक्ति के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है वहां पर आपको प्रायर परमिशन का जरूरत है। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वन, रूल 18 सबसेक्शन 3 को चलेंगे। यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आया। भाई यदि आप कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजैक्शन, मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है? कार, बाइक, गोल्ड, कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स, शेयर्स, डिवेंचर्स, सिक्योरिटीज की आपका इंश्योरेंस, ये सब आ जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी में। और चाहे आप मूवेबल प्रॉपर्टी आपका नाम पे खरीद रहे हो कि आपका फैमिली मेंबर के नाम पे खरीद रहे हो कि एनी अदर पर्सन के नाम पे खरीद रहे हो, वही दिया है। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट बायज और सेल्स मूवेबल प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम और इन द नेम ऑफ ए फैमिली मेंबर। ठीक है? सपोज आपके पास, सपोज आपका वाइफ के नाम के ऊपर एक प्रॉपर्टी, सपोज आपका कार था, जो कार का ओनर है आपका वाइफ, आप उसको सेल कर रहे हो, समझ रहे कि नहीं? तो वो भी आ जाएगा इसमें। तो आपके नाम पे है कि आपका फैमिली मेंबर्स के नाम पे है, कोई एनी अदर पर्सन के नाम पे। यदि आप बाय सेल कर रहे हो, चाहे आप खरीद रहे हो कि बेच रहे हो, और इसमें क्या है ना, इंपॉर्टेंट है, यदि आप जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यदि उसका वैल्यू ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे, आपका जो बेसिक पे है ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे होता है, ठीक है, तब इस केस में आपको जिस डेट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उससे 1 मंथ के अंदर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, सपोज आप एक कार बेच रहे हो, आप एक कार सेल कर रहे हो, उसमें आपको जो आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आप जो आपको पैसा मिलता है, आप देखिए यदि वो ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे, आपका जो बेसिक पे है वो 2 मंथ्स बेसिक पे ले जाइए। सपोज आपका बेसिक पे 50,000 है, 2 मंथ्स कितना हुआ? 1 लाख। और आप जो कार बेच रहे हो उसको बेच रहे हो 1.5 लाख में, तो 2 मंथ्स बेसिक पे से ज्यादा हो गया वो। ठीक है कि नहीं? सपोज एक एग्जांपल देता हूं, आपका बेसिक पे सपोज 81,200 है,
ओके, 2 मंथ्स बेसिक पे कितना हो गया? 2 मंथ्स बेसिक पे कितना हो गया? 1,62,400। और आप एक कार बेच रहे हो 2 लाख में, तो ये ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे हो गया। तो इस केस में जिस डेट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो 1 मंथ के अंदर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज यदि 2 मंथ्स बेसिक पे से कम है, आपको इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है, तो उसमें टाइम लिमिट है, ठीक है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर तो कोई भी आप जब ट्रांजैक्शन जैसे बाय कर रहे हो कि सेल कर रहे हो, चाहे आपके नाम पे हो कि चाहे आपका फैमिली मेंबर्स के नाम पे हो कि चाहे आप एनी अदर पर्सन के नाम पे हो, मगर यहां पर दे दिया, देखिए रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड विद इन 1 मंथ of the transaction only if the value exceeds greater than 2 months basic pay, ठीक है। तब आपको जिस डेट में ट्रांजैक्शन होगा उसका 1 मंथ के अंदर आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। और इसमें ओनली रिपोर्ट का बात आया, मगर यदि कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, इसमें कोई अमाउंट नहीं है, इफ ए ट्रांजैक्शन इज विथ ए पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग, जिसके साथ ये मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, तो उसमें प्रायर सैंक्शन चाहिए ऑफ द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी इज मैंडेटरी, नॉट जस्ट रिपोर्टिंग, आपको प्रायर सैंक्शन चाहिए। और यहां पर कोई लिमिट नहीं है, वहां पर जैसे बोल दिया कि ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे, आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो नॉर्मल केस में उसका वैल्यू जब होगा ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे, तब आपको 1 मंथ के अंदर रिपोर्ट करना है। मगर इस केस में क्या है, कोई भी मूवेबल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, जिस व्यक्ति के साथ, वो व्यक्ति के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, कोई भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आप उसको प्रायर सैंक्शन चाहिए, प्रायर अप्रूवल चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए। तो उसमें कोई अमाउंट नहीं है, इसमें कोई अमाउंट का लिमिट नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दिया, वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 मंथ्स बेसिक पे नॉर्मल केस में नो रिपोर्टिंग, इसमें नो रिपोर्टिंग नीडेड। यदि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो मूवेबल प्रॉपर्टी का जिसका वैल्यू मोर देन 2 मंथ्स बेसिक पे, रिपोर्ट विद इन 1 मंथ। और यदि ऑफिशियल डीलिंग है, जिस व्यक्ति के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है और उसके साथ आप मूवेबल ट्रांजैक्शन कर रहे हो कोई भी अमाउंट, ठीक है, तो उसमें प्रायर परमिशन का जरूरत है, कोई भी अमाउंट, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जैसे 2 मंथ्स बेसिक पे इसमें नहीं है, ऑफिशियल डीलिंग केस में नहीं है, ठीक है। तो रूल 18 सबसेक्शन 3 वो मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर है, चाहे आपके नाम के ऊपर है कि आपका फैमिली मेंबर्स के नाम पे है कि चाहे आपका एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ यू एनी अदर पर्सन सपोज मेड ट्रांजैक्शन, चाहे बाइंग की सेलिंग, ठीक है। तो ये रूल 18 सबसेक्शन 3 है, क्लियर हो गया। रूल 18 सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, जैसे द पावर टू डिमांड ए स्टेटमेंट, इसमें क्या है, रूल 18(4) बोल रहा है क्योंकि ग्रुप जो ग्रुप सी, जैसे आपको मैं बोला था ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉइज बेसिकली वो रिटर्न नहीं भरते हैं, जो प्रॉपर्टी रिटर्न होता है ये नहीं भरते हैं ग्रुप सी एंड डी। मगर इसमें क्या है, जो ए रूल 18(4) बोल रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को चाहिए स्टेटमेंट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेटमेंट चाहिए, चाहे वो ग्रुप ए हो चाहे ग्रुप बी हो, वो तो ग्रुप ए बी तो वो तो डेफिनेटली सबमिट करेंगे। मगर जो ग्रुप सी एंड डी, जैसे फास्ट अपॉइंटमेंट था उसमें तो ग्रुप डी एम्प्लॉइज के लिए वो नहीं था, वो सबमिट रिटर्न नहीं देंगे, ठीक है कि नहीं। तो जैसे उसका सेकेंड बिट में बोला था 18 सबसेक्शन 1 में मैं बोला था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न करना है बाय जनवरी 31, है कि नहीं। तो इसमें क्या है, पावर टू डिमांड ए स्टेटमेंट मींस रूल 18 सबसेक्शन 4 बोल रहा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, चाहे ग्रुप सी हो ग्रुप डी हो, तो जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को चाहिए स्टेटमेंट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, आपको देना ही देना है, ठीक है। चाहे आपके नाम पे है कि चाहे आपका फैमिली मेंबर्स के नाम पे है, चाहे आप सपोज एनी अदर पर्सन के नाम पे है, ठीक है। चाहे पास्ट हो कि प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट सपोज रिकॉर्ड मांग सकता है कि प्रेजेंट में आप जो भी आपके पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है आपको शो करना है। तो इसमें कोई बैरियर्स नहीं है, कोई भी एम्प्लॉइज से गवर्नमेंट डिमांड कर सकता है स्टेटमेंट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, क्लियर।
चलो नेक्स्ट वन, रूल 18 सबसेक्शन 5, यहां पर दे दिया एग्जेम्पशंस फॉर ग्रुप सी एंड डी। द गवर्नमेंट हैज द पावर टू रिलैक्स दीज रिपोर्टिंग रूल्स। जो रिपोर्ट क्लियर मेंशन है, जैसे आप यहां पे देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 18(1) सबसेक्शन 1 उसका सेकेंड बिट में कि प्रॉपर्टी रिटर्न, प्रॉपर्टी रिटर्न मीन्स ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न आपको जनवरी 31 के अंदर देना है। जैसे 2025 कैलेंडर ईयर का आपको बाय जनवरी 31 2026 के अंदर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न भरना ही भरना है, स्टेटमेंट देना ही देना है। मगर ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉइज एग्जेम्प्टेड है, उनको नहीं देना है, ओनली ग्रुप ए एंड बी उनको देना है, ठीक है। क्लियर। मगर इसमें एक है, ये तो नॉर्मली एग्जेम्प्टेड है, मगर जैसे रूल 18(4) क्या बोला कि कोई भी एम्प्लॉइज से गवर्नमेंट मांग सकता है स्टेटमेंट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इस केस में चाहे ग्रुप ए बी हो चाहे ग्रुप सी एंड डी, सबको देना है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट डिमांड कर रहा है। मगर नॉर्मली जो रूल 18 सबसेक्शन 5 बोल रहा है कि ग्रुप सी एंड डी एग्जेम्प्टेड है, वो जो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी रिटर्न था वो प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं देंगे। हैव यू क्लियर अंडरस्टूड? मगर रूल 18(5) तो बोला एग्जाम नॉर्मली एग्जाम कर दिया, मगर रूल 18(4) बोल रहा है कि कभी भी सपोज गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय से मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेटमेंट ले सकता है, ठीक है। क्लियर। तो नॉर्मली एग्जेम्प्टेड है, मगर इसी रूल के अंदर गवर्नमेंट कोई भी कभी भी कोई भी कंसर्न एम्प्लॉय से स्टेटमेंट मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेटमेंट मांग सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन को चलेंगे। अच्छा, इसमें दे दिया एक्सप्लेनेशन कि मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी में लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ज्वेलरी है, रेफ्रिजरेटर्स है, टीवीज है, रेडियोग्राम्स है, एयर कंडीशनर है, सब कुछ इसमें आएगा। व्हीकल्स आएगा, कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड इवन हॉर्सेस। फाइनेंशियल असेट्स आएगा, शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स एंड ऑल लोन्स। आप लोन लिया कि लोन दे दिया, सब आएगा। इंश्योरेंस आएगा, पॉलिसीज आर इंक्लूडेड, जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ओके। आप अच्छा, पॉलिसीज के केस में क्या है, अभी आप जो ये इसको देखिए अंडरलाइन में कर दिया डबल ये में, जो आप एनुअल प्रीमियम दे रहे हो, इफ द एनुअल प्रीमियम इज मोर देन 2 months ऑफ योर बेसिक पे, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होगा एनुअल प्रीमियम। सपोज आपका सपोज एक छोटा एग्जांपल देता, बेसिक पे सपोज आपका छोटा 50,000 है, तो 2 months बेसिक पे है 1 लाख, मगर आप एनुअल LIC के ऊपर कि PLI LIC के ऊपर आपका प्रीमियम है 1.2 लाख, तो ये तो ग्रेटर देन 2 months बेसिक पे है। तो ग्रेटर देन 2 months जब आपका एनुअल प्रीमियम मोर देन 2 months बेसिक पे, तब वो मूवेबल प्रॉपर्टी में जाएगा, इसको याद रखना है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में सब कुछ आएगा, लग्जरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स, फाइनेंशियल एसेट्स, मगर इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। यदि आपका जो प्रीमियम है एनुअल प्रीमियम मोर देन 2 months बेसिक पे, मोर देन 2 months बेसिक पे, तब वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। सपोज लेस देन 2 months बेसिक पे आपका एनुअल प्रीमियम, चाहे LIC हो कि PLI हो, कोई भी इंश्योरेंस की SBI लाइफ हो, लेस देन 2 months आपका जो एनुअल प्रीमियम है लेस देन 2 months बेसिक पे है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वन, यहां पर देखिए एक्सप्लेनेशन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसको रिपोर्ट करेंगे? सपोज ग्रुप ए गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को आप रिपोर्ट करोगे। ग्रुप बी जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ग्रुप सी एंड डी हेड ऑफ द ऑफिस, और आप डेपुटेशन, सपोज आप डेपुटेशन में अदर डिपार्टमेंट को चले गए, कोई ऑटोनोमस बॉडी में चले गए, तो जब डेपुटेशन में आप अदर डिपार्टमेंट में चले गए, आपका पेरेंट डिपार्टमेंट ही आपको रिपोर्ट करना है। हाँ, एक है लेंडिंग बोरोइंग, लेंडिंग मीन्स आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, और आपका बोरोइंग डिपार्टमेंट जो टेम्पररी पीरियड के लिए आप जिस डिपार्टमेंट में आप चले गए डेपुटेशन में, ठीक है। तो आपको जो रिपोर्ट करना है, देखिए जो ग्रुप ABCD और डेपुटेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया मैं। ग्रुप ए के लिए गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी एंड डी के लिए हेड ऑफ द ऑफिस है, और डेपुटेशन में आप जब चले गए आपका पेरेंट डिपार्टमेंट का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन 2 बोल रहा है। अच्छा, लीज में क्या आएगा? व्हाट काउंट्स आज ए लीज? अच्छा, लीज में एक्सप्लेनेशन 3 में बेसिकली जो लीज में, जैसे हम एक लैंड को लीज के आकार में लिया, कि बिल्डिंग को लीज के आकार में लिया,
कोई फ्लैट को हम लीज के आकार में लिया, तो लीज बेसिकली होता है लॉन्गर देन 1 ईयर, लीजेस दैट ईयर टू ईयर और लॉन्गर देन 1 ईयर जो लीज पीरियड होता है। मगर यदि ऑफिशियल डीलिंग होता है जिसके साथ आप सपोज आपका प्रॉपर्टी को आप लीज के आकार में दे रहे हो, कि लीज के आकार में ले रहे हो जिस पर्सन से, आप उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, तो उसमें हम लॉन्ग टर्म नहीं देखेंगे, लॉन्गर देन 1 ईयर नहीं देखेंगे, शॉर्ट टर्म में भी उसको हमको रिपोर्ट करना है, याद रखिए। मगर बेसिकली जो लीज होता है, लीज केस में लॉन्गर देन 1 ईयर, ईयर टू ईयर और लॉन्गर देन 1 ईयर, ठीक है। मगर यदि जिसके साथ आपका प्रॉपर्टी आप जिसको लीज के आकार में दे रहे हो कि लीज के आकार में ले रहे हो, उसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, उसमें कोई लॉन्गर देन 1 ईयर नहीं रहेगा, शॉर्ट पीरियड भी होता है, तो उसको भी आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है, क्लियर। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे दिया, देखिए स्टार मार्क में, यदि आपका क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन से, चाहे देखिए क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन में क्या कहता है, शेयर, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये 4 चीज आएगा। शेयर्स के ऊपर आप इन्वेस्ट किया, कि सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये चारों के ऊपर यदि आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 6 मंथ्स बेसिक पे, ग्रेटर देन 6 मंथ्स बेसिक पे, किसके ऊपर, शेयर, डिवेंचर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड, ये 4 चीज आएगा, ठीक है। ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि उसके ऊपर आप इन्वेस्ट किया, चारों के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 6 मंथ्स बेसिक पे हुआ, तो आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है बाय जनवरी 31, सपोज मेरा ईयर 2026, सपोज आपका कैलेंडर ईयर 2025 में आप शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आप इन्वेस्ट किया, यदि वो मोर देन 6 मंथ्स बेसिक पे हो जाता है, तो बाय 31 जनवरी 2026 आपको स्टेटमेंट देना है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट एक कीन ऑब्जर्वेशन करता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है, जो कॉम्पिटेटिव जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, वो उसको एक क्लोजली ऑब्जर्व करता है, तो आपको देना ही देना है, ठीक है, क्लियर हो गया। मगर 4 चीज के ऊपर, शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, चारों के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट यदि मोर देन 6 मंथ्स बेसिक पे होगा, तो अब आपको बाय जनवरी 31, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में जो कैलेंडर ईयर 2025 का, बाय जनवरी 31, 2026 में के अंदर आपका जो प्रोफर्मा है, उसमें गवर्नमेंट को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चलेंगे, इसमें एक रिमेंबर करना है, इसमें क्लियरली दे दिया कि आप सपोज आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसका रिपेयर कर रहे हो, एक्सपेंडिचर, इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिपेयर्स एंड माइनर एडिशन, कोई आपका लैंड है, सपोज आपका बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग को रिपेयर कर रहे हो, कि और एक उसमें एक छोटा रूम आप ऐड कर रहे हो, इस केस में यदि आपका जो एक्सपेंडिचर होगा वो ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे होगा, ठीक है, तब आप गवर्नमेंट को प्रायर नॉलेज, माने गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है, प्रायर नॉलेज जस्ट करने, रिपेयर करने से पहले आप रिपेयर एस्टिमेशन देख लिया, आप आपका बिल्डिंग को रिपेयर करेंगे कि उसमें कुछ एडिशन करेंगे, और उसमें आपका एक्सपेंडिचर क्या हो गया, ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे हो गया, तो आपको जस्ट आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आपको इन्फॉर्म कर देना है कि रिपेयर और एडिशन के पहले, ठीक है, इंटीमेट करना है, ठीक है। और यहां पर जो लिमिट बोल रहा है वो रूल 18(3) में बताया था, रूल 18(3) जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है, या यदि आप मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कब रिपोर्ट करोगे, जब उसका वैल्यू मोर देन एक्सीड्स 2 मंथ्स बेसिक पे होगा, तो 1 मंथ के अंदर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। तो यहां पर भी वही है, यदि आप कोई आपका बिल्डिंग को रिपेयर कर रहे हो, कि रिनोवेट कर रहे हो, कि और उसके ऊपर कुछ माइनर एडिशन है, और एक्सपेंडिचर मोर देन 2 मंथ्स बेसिक पे हो जाता है, तो गवर्नमेंट का प्रायर नॉलेज में लेना है, गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है, ठीक है। मगर यहां पे सेकेंड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बताया, प्रायर सैंक्शन, यदि सपोज ऑफिशियल डीलिंग, सपोज जिस कॉन्ट्रैक्टर से आप सपोज ब्रिक्स, रॉड, सीमेंट खरीदा और उसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, इसमें कोई अमाउंट नहीं है, तो इसमें प्रायर सैंक्शन का जरूरत है। आप जो रिपेयर कर रहे हो और माइनर एडिशंस कर रहे हो, सपोज आपको जो आइटम्स चाहिए, चाहे ब्रिक्स, रॉड, सीमेंट, ये सब चाहिए,
और आप एक ट्रेडर से खरीद रहे हो और वो ट्रेडर के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, तो उसमें आपको प्रायर सैंक्शन चाहिए, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल के बाद ही आप उससे खरीद सकते हो और रिपेयर कर सकते हो कि एडिशन कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे इसमें लिमिट था ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे, इसमें कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जिससे आप आइटम्स खरीद रहे हो रिपेयर करने के लिए कि एडिशन करने के लिए, उसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, तो इसको प्रायर सैंक्शन चाहिए। इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ इट मींस एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। समझ में आया? नेक्स्ट वन यहां पर मैं बताया था, जो परमिशन चाहिए। परमिशन कब चाहिए? जब ऑफिशियल डीलिंग है, चाहे मूवेबल हो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर हो। जैसे आपको मैं यहां पर बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे आपके नाम पे है कि आपका फैमिली मेंबर्स के नाम पे है कि एनी अदर पर्सन के नाम पे है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर यदि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ट्रांजैक्शन मींस क्या? बाइंग, सेलिंग, मॉर्टगेज, लीज, उसमें नॉर्मली आप प्रायर नॉलेज में डालना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है, प्रायर इंफॉर्मेशन देना है। मगर ऑफिशियल डीलिंग है मींस प्रायर सैंक्शन, प्रायर अप्रूवल, पहले अप्रूवल लेना है, ठीक है कि नहीं। तो नॉलेज, प्रायर सैंक्शन दोनों में डिफरेंस है। प्रायर नॉलेज जस्ट इन्फॉर्म कर देना है, मगर प्रायर सैंक्शन मींस अप्रूवल लेना है 30 डेज के अंदर। आप समझ रहे कि नहीं? लेटर आप लिखेंगे, पूरा क्लियरली मींस इन्फॉर्म करेंगे ऑफिशियल डीलिंग है और उसके साथ मेरा इमूवेबल ट्रांजैक्शन है। यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूवल देता है तो अब आप कर सकते हो वही 30 डेज के अंदर। सिमिलरली इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? यदि ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे है मूवेबल ट्रांजैक्शन के ऊपर, चाहे आपके नाम पे है कि आपका फैमिली मेंबर्स की एनी अदर पर्सन के नाम पे, ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे, तो अब आपको 1 मंथ के अंदर रिपोर्ट करना है, ओनली रिपोर्ट करना है। मगर जब जिसके साथ मूवेबल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, वहां पर इरेस्पेक्टिव ऑफ द इट मींस लिमिट, कोई मॉनेटरी लिमिट वहां पर नहीं है। वहां पर क्या है? आप ऑफिशियल डीलिंग उस पर्सन के साथ है और आप मूवेबल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उसमें प्रायर सैंक्शन चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो उसमें फॉर्म्स देखेंगे जो फास्ट अपॉइंटमेंट में आप दे दिया। देखिए, ऑन इज फास्ट अपॉइंटमेंट एवरी ऑफिसर इज सपोज टू सबमिट द रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आज ऑन 31 दिसंबर। सपोज जैसे मैं कोई भी डेट फेब्रुआरी में ज्वाइन किया, सपोज मैं फेब्रुआरी में ज्वाइन किया था 2025 में, तो अप टू डिसंबर डिसंबर 31 2025 के अंदर जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि आपकी कोई लिक्विड एसेट्स है कि डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज है, उसके ऊपर आपको स्टेटमेंट देना है, ठीक है। इसमें देखिए जो न्यू अपॉइंटमेंट है यहां पर फर्स्ट अपॉइंटमेंट में वही दे दिया, सबमिट द रिटर्न ऑन आज 31 फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है, कैलेंडर ईयर के हिसाब से लिए। फॉर्म नंबर 1 क्या है? इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल क्या है? जो परमानेंट लैंड, हाउस, शॉप्स, अदर बिल्डिंग्स एटसेट्रा, चाहे आपके नाम पे है कि आपका फैमिली मेंबर के नाम पे है कि एनी अदर पर्सन। तो फॉर्म नंबर ये फर्स्ट है, फॉर्म नंबर 1 है, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सिमिलरली आप देखिए फॉर्म नंबर 2 में लिक्विड एसेट्स, चाहे कैश एंड बैंक बैलेंस, यदि ये कैश एंड बैंक बैलेंस एक्सीडिंग 3 मंथ्स, एमोलुमेंट्स क्या है? सपोज अभी एमोलुमेंट्स हम क्या बोलेंगे? बेसिक पे प्लस डीए अलाउंस, ओके, डियरनेस अलाउंस, ओके, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, दोनों को एमोलुमेंट्स बोलेंगे। ये बोल रहा है कि जो कैश बैंक बैलेंस एक्सीडिंग 3 मंथ्स एमोलुमेंट्स तो मैं बता दिया, बेसिक पे प्लस अलाउंस मींस आपको डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, ठीक है कि नहीं? अभी क्लियर अंडरस्टूड? तो आपको स्टेटमेंट देना है लिक्विड एसेट्स के ऊपर, कैश, बैंक बैलेंस, डिपॉजिट्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स, इनहेरिटेड, ओन्ड, एक्वायर्ड, इसके ऊपर डाटा देना है। मगर इसमें कैश बैंक बैलेंस यदि मोर देन 3 मंथ्स एमोलुमेंट से ज्यादा होगा तो उसके ऊपर आपको डाटा देना है। अदरवाइज जो अदर केस में लोन्स, इन्वेस्टमेंट, ये कॉमन देना है, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स,
शेयर, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स इसके ऊपर। मगर इसको याद रखिए, कैश बैंक बैलेंस एक्सीडिंग 3 मंथ्स, यदि लेस देन 3 मंथ्स एमोलमेंट्स है कैश बैंक बैलेंस आपको नहीं देना है, ओनली उसमें देना है क्या है ना, लोन्स, इन्वेस्टमेंट सच एज शेयर्स, डिवेंचर्स, इसको शो करना है। ठीक है। फॉर्म नंबर 3 क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल क्या है, ज्वेलरी है, प्रेसियस मेटल से, स्टोन से, मोटर कार से, एसीज, ये सब देना है फॉर्म नंबर 3 में। फॉर्म नंबर 4 में क्या है, प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। फॉर्म नंबर 5 में डेब्ट्स एंड अदर लाइबिलिटीज। डेब्ट्स एंड अदर लाइबिलिटीज में भी एक लिमिट दे दिया, जो फॉर्म नंबर 5 में, इसमें दे दिया इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ लोन्स नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स एमोलमेंट्स, not exceeding 3 months emoluments or ₹1000 whichever is less need not be included। यदि आपका सपोज इंडिविजुअल लोन लेस देन 3 months एमोलुमेंट्स मींस बेसिक पे प्लस डीए, ठीक है, तो आप इसको इंक्लूड नहीं करना है, और ₹1000 whichever is less। अदरवाइज यदि आपका जो इंडिविजुअल लोन है वो 3 मंथ्स एमोलुमेंट से ज्यादा है तो आपको फॉर्म नंबर 5 में आपको शो करना है, ठीक है। तो ये 5 टाइप ऑफ फॉर्म्स को फर्स्ट अपॉइंटमेंट में, चाहे फर्स्ट है इमूवेबल, सेकेंड में लिक्विड एसेट्स, थर्ड वन है मूवेबल प्रॉपर्टी, फोर्थ वन है इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड प्रोविडेंट फंड, और फिफ्थ फॉर्म है डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चंस देखेंगे, मैं बोला था 20 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर फर्स्ट रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जब आपका फर्स्ट रिटर्न ऑफ एसेट्स, आपको याद रखना है जब आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है, जब आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगा, जो कैलेंडर ईयर जो एंड है, जैसे ऑन December 31 तक आपको डिफरेंट फॉर्म्स में गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देना है। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन सी, ऑन देयर फर्स्ट अपॉइंटमेंट टू एनी सर्विस और पोस्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। करेक्ट स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर दिया। स्टेटमेंट दिया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट ऑब्टेन द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी for any immovable property transaction if the deal is with a person having official dealings। आप देखिए रूल 18 सबसेक्शन 2 में क्लियरली मेंशन है, आप जिसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है उसके साथ आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यही दिया है। जिसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है उसके साथ आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो प्रायर सैंक्शन चाहिए, ओके। इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एस, प्रीवियस सैंक्शन इज मैंडेटरी, ऑप्शन सी, प्रीवियस सैंक्शन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का चाहिए। प्रीवियस सैंक्शन मींस अप्रूवल आपको लेना है गवर्नमेंट का, ओके, ट्रांजैक्शन के पहले। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं रूल भी आपको बता दिया, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट वो पूछा है, ओके। नो सिंपल इंटीमेशन एस बट ओनली द प्रॉपर्टी, तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। अच्छा, इसमें जो 3 स्टेटमेंट्स है हम करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। ये मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है। आप रूल 18 सबसेक्शन 3 देख लीजिए। मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजैक्शन है, चाहे आपके नाम पे है कि आपका फैमिली मेंबर्स के नाम पे है कि एनी अदर पर्सन के नाम पे है। रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड विद इन 1 मंथ इफ द वैल्यू एक्सीड्स 2 मंथ्स बेसिक पे, करेक्ट है। यदि आप जो ट्रांजैक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कर रहे हो, यदि उसका वैल्यू ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे है तो आपको 1 मंथ के अंदर रिपोर्ट करना है, करेक्ट है। स्मॉल मूवेबल आइटम्स लाइक क्लॉथेस एंड यूटेंसिल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड इंडिविजुअली, इसको डिक्लेयर नहीं करना है। आपको मैं बोला था कोई इंडिविजुअल आइटम, कोई इंडिविजुअल मूवेबल प्रॉपर्टी आइटम लेस देन ₹10,000, इसका एक लॉम सम देना है। जो भी इंडिविजुअल मूवेबल आइटम है, चाहे आपके पास एक स्विंग मशीन है, आपके पास ग्राइंडर है, आपके पास फैन है, आपके पास कोई एलईडी लेस देन 10,000, तो जो भी आइटम मूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू लेस देन 10,000 है उसको काउंट करके आपको एक लॉम सम में देना है। मगर क्लॉथेस, यूटेंसिल्स, बुक्स ये सब इंक्लूड नहीं करना है। यहां पर दिया है मस्ट बी डिक्लेयर्ड इंडिविजुअली, ये गलत है। प्रीवियस सैंक्शन इज कंपल्सरी इफ द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स ए पर्सन विथ ऑफिशियल डीलिंग्स। प्रीवियस सैंक्शन इज कंपल्सरी, करेक्ट है।
कोई भी इसमें कोई लिमिट नहीं है। सपोज जिसके साथ आप मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, यहां पर कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, ऑफिशियल डीलिंग है, आप उसके साथ मूवेबल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, प्रीवियस सैंक्शन कंपलसरी है, इसमें कोई इरेस्पेक्टिव ऑफ मॉनेटरी लिमिट वही दिया है। प्रीवियस सैंक्शन इज कंपलसरी इफ द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स ए पर्सन विथ ऑफिशियल डीलिंग्स। तो इसमें जो करेक्ट है 1 और 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रूल पोजीशन को भी मैं बताया, रूल 18 सबसेक्शन 3 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन एक करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट दे दिया, द गवर्नमेंट कैन ओनली डिमांड ए फुल स्टेटमेंट ऑफ ए सर्वेंट्स मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी वंस एवरी 5 years ड्यूरिंग ए रूटीन ऑडिट। ये जो स्टेटमेंट गलत है, माने कोई एनी टाइम, सपोज ऑडिट हो रहा है एनी टाइम, आप रूल 18(4) में कोई स्पेसिफिक ईयर, ये जो एवरी 5 years ये गलत है, ये ऐसा नहीं है। रूल 18 सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, एनी टाइम, ठीक है। गवर्नमेंट सपोज कोई भी एम्प्लॉई, चाहे एक्चुअली 18 सबसेक्शन 5 बोल रहा है कि ग्रुप सी एंड डी वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो रिटर्न फाइल होता है वो नहीं करेंगे। मगर 18 सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे सकता है जब गवर्नमेंट डिमांड करेगा, चाहे वो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी हो, मगर ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी एनी टाइम। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। गवर्नमेंट डिमांड कर सकता है मगर एवरी 5 years ऐसा तो कुछ नहीं है, कभी भी कर सकता है। तो यहां पर जो है आंसर आप देखिए, एस दिस इज ए शेड्यूल्ड 5 year फाइनेंशियल रिव्यू, ये गलत है। नो, द गवर्नमेंट में रिक्वायर दिस स्टेटमेंट एट एनी टाइम बाय जनरल, तो ये करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एनी टाइम कोई जनरल और स्पेशल ऑर्डर देके गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय से आपका स्टेटमेंट मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेटमेंट ले सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट गलत है, तो वही पूछ लिया कि इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट। नो, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। वो बोला कि एवरी 5 years में गवर्नमेंट को मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आपको स्टेटमेंट गवर्नमेंट जब डिमांड करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी टाइम में, ठीक है। आप ये रूल देखना है तो आप देख लीजिए रूल 18 सबसेक्शन 4, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, ठीक है। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट सबमिट ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपन फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ये करेक्ट है। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट सबमिट ए स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अच्छा, ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स मस्ट सबमिट एन एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये ठीक है। ग्रुप डी एम्प्लॉइज आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एवर बीइंग आस्क्ड टू सबमिट ए प्रॉपर्टी रिटर्न, तो आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एवर बीइंग, नहीं ये गलत है, क्योंकि जो इसमें आप देखिए रूल 18(4) कभी भी गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय से मांग सकता है, चाहे वो ग्रुप डी हो, उससे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेटमेंट मांग सकता है। मगर रूल 18(5) बोल रहा है नॉर्मली ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉइज वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। मगर 18 सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि कभी भी गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय से स्टेटमेंट ले सकता है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम एवर बीइंग आस्क्ड, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एवर बीइंग आस्क्ड टू सबमिट ए प्रॉपर्टी रिटर्न, ये गलत है। मूवेबल आइटम्स विद ए वैल्यू बिलो ₹10,000 में भी सोना जे लॉमसम, ये करेक्ट है। तो इनकरेक्ट आप डिटेक्ट कर लिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये इनकरेक्ट है। आप रूल 18(4) के हिसाब से आप देखिए, ठीक है। एवरबिंग नहीं, ये एवरबिंग नहीं है। रूल 18(5) के हिसाब से नॉर्मली वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे ग्रुप सी एंड डी, मगर 18(4) के हिसाब से सपोज गवर्नमेंट चाहता है, कभी गवर्नमेंट डिटेक्ट किया कि ग्रुप डी एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट गेस किया कि एक्सपेक्ट किया कि कुछ इंफॉर्मेशन मिला कि उसके पास ज्यादा असेट्स है, तो उस केस में गवर्नमेंट उससे मांग सकता है कि आपके पास जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है आप शो करो, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट आंसर। तो वो इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी 3 स्टेटमेंट्स है मूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड में। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड रूल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, कैश बैंक डिपॉजिट्स आएगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आएगा, और लोन्स वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ये तीनों आएगा, ये सब मूवेबल में आएगा। मैं आपको बोला था, आप देख लीजिए
एक एक्सप्लेनेशन, एक वन में मैं बोला था क्या क्या मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, तो तीनों आएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, a government servant is required to intimate the purchase of a life insurance policy only if the annual premium exceeds if a government servant is required to intimate the purchase of a life insurance policy only if the annual premium exceeds 2 months basic pay। यदि annual premium exceeds 2 months बेसिक पे, तब सपोज आप कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदा और आप जो एनुअल प्रीमियम दे रहे हो, एनुअल प्रीमियम मंथली नहीं, एनुअल प्रीमियम दे रहे हो, उसका वैल्यू मोर देन ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे है, तो आपको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, आपको 1 मंथ के अंदर रिपोर्ट करना है। आप रूल 18 सबसेक्शन 3 देखिए। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, चाहे बाइंग की है कि सेलिंग है, और उसका वैल्यू ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे, चाहे आपके नाम पे हो कि आपका फैमिली मेंबर्स के नाम पे कि एनी अदर पर्सन के नाम पे, यदि उसका वैल्यू ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे है, तब आपको रिपोर्ट करना है कितना दिन के अंदर? 1 मंथ के अंदर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ए गवर्नमेंट सर्वेंट परचेजेस ए लग्जरी कार वर्थ, लग्जरी कार मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा, वर्थ ₹15 lakhs which is more than 2 months of their basic pay from a private showroom। तो 18(3) क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 2 months बेसिक पे। यदि आप कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे आप बाइंग की, परचेजिंग की, सेलिंग की, मॉर्टगेज की, लीज, जो भी है, आप जो भी कर रहे हो आपके नाम पे कि आपका फैमिली मेंबर्स के नाम पे कि एनी अदर पर्सन के नाम पे, तो यहां पर तो जो लग्जरी कार खरीद रहा है उसका वैल्यू 15 लाख से मोर देन 2 मंथ्स बेसिक पे है, तो रिपोर्ट तो करना है। कब रिपोर्ट करना है? दे मस्ट रिपोर्ट दिस ट्रांजैक्शन विद इन 1 month ऑफ द ट्रांजैक्शन, 1 month ऑफ द परचेज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रूल 18 रूल पोजीशन में बताता हूं। रूल 18 सबसेक्शन 3 देख लीजिए। Question number 9, if a government servant buys a second hand motorcycle from a subordinate staff member, जिसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, सबऑर्डिनेट स्टाफ मेंबर उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अच्छा, सेकंड हैंड ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं बताया था रूल 18 सबसेक्शन 3, यदि ऑफिशियल डीलिंग है जिस पर्सन के साथ और उसके साथ आप मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो इसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ मॉनेटरी लिमिट, कोई इसमें लिमिट नहीं है, आपको इसमें प्रायर इसमें रिपोर्ट नहीं करना है। जैसे अदर नॉर्मल केस में आपको रिपोर्ट करना है विद इन 1 मंथ, यदि आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे, मगर यहां पर कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। प्रायर सैंक्शन, बहुत प्रीवियस सैंक्शन, प्रायर परमिशन जरूरी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रीवियस सैंक्शन मस्ट बी ऑब्टेन्ड रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू, कोई इसमें मॉनेटरी लिमिट नहीं है, मगर नॉर्मल केस में मॉनेटरी लिमिट है ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे, और आपको रिपोर्ट करना है विद इन 1 मंथ, मगर इसमें कोई इंटीमेशन नहीं है, इसमें आपको प्रायर सैंक्शन परमिशन लेना है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ, अच्छा डेफिनेशन मूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आएगा? पर्सनल लोन टेकन फ्रॉम ए फ्रेंड आएगा, सिक्योर्ड होम लोन फ्रॉम ए नेशनलाइज्ड बैंक आ जाएगा, मनी एडवांस्ड एज ए लोन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट टू ए रिलेटिव, ये भी आ जाएगा, तीनों आ जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तीनों मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, an officer belonging to the Ministry of Railways is currently on deputation to the Ministry of External Affairs। एक्चुअली जो ऑफिसर है उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मगर वो अभी डेप्यूटेशन में काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। इफ दे बाय हाउस, टू हुम शुड दे गिव प्रीवियस नॉलेज और सिक सैंक्शन? तो हाउस मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आप कोई भी आप देखिए इसमें रूल 18 सबसेक्शन 2 में ये बोल रहा है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे आपके नाम पे, चाहे आपका फैमिली मेंबर के नाम पे और एनी अदर पर्सन का नाम पे आप कर रहे हो, तो आपको नॉर्मल केस में प्रायर नॉलेज देना है।
मगर यहां पर रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन होगा? जो प्रायर नॉलेज आप किसको देंगे, प्रायर किसको इन्फॉर्म करेंगे? पेरेंट डिपार्टमेंट। मैं बोला था डेपुटेशन केस में पेरेंट डिपार्टमेंट का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है आपका, उनको आप इन्फॉर्म करेंगे, प्रायर नॉलेज में डालेंगे कि मैं ये एक हाउस में खरीदना चाहता हूं, ठीक है, एक प्रायर नॉलेज दे देंगे। तो यहां पर पेरेंट डिपार्टमेंट याद रखिए डेपुटेशन केस में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मगर जब ऑफिशियल डीलिंग है उसके साथ आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हो कि मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उसमें आपको प्रायर सैंक्शन, प्रायर सैंक्शन, इसमें ओनली इंटीमेट करना है, प्रीवियस नॉलेज में डालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, यहां पर भी दे दिया इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ डिटेक्ट करेंगे। कुछ शेयर सिक्योरिटीज के ऊपर है, रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन इन शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है। ये चार चीज के ऊपर मैं बताया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो ऑब्जर्व करता है, कीनली ऑब्जर्व करता है कि यदि ये चारों के ऊपर आपका सपोज कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर समझ रहे हो, कैलेंडर ईयर में यदि आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आपका ग्रेटर देन 6 मंथ्स बेसिक पे है, ये चारों के ऊपर, चारों मीन शेयर, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, और आपको कैलेंडर ईयर जनवरी 1 टू दिसंबर 31 के अंदर आप जो ये चारों के ऊपर जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 6 मंथ्स बेसिक पे होगा, तब आपको बाय जनवरी 31 में जो सब्सिक्वेंट ईयर, बाय जनवरी 31 ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर में आपको जो प्रोफर्मा है, कंसर्न प्रोफर्मा में आपको डाटा देना है, ओके। तो यही रूल है। इसके ऊपर हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। फर्स्ट है इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड इफ क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस एक्सीड 6 मंथ्स बेसिक पे, ये करेक्ट है। कैलेंडर ईयर मैं बताया था अभी, कैलेंडर ईयर, सच इंटीमेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय 31 जनवरी ऑफ द सेम कैलेंडर, ये गलत है। सपोज 2025 का 2025 कैलेंडर ईयर मीन्स क्या है, जनवरी 1 टू दिसंबर 31। तो यदि आपका ये चारों के ऊपर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू ग्रेटर देन 6 मंथ्स बेसिक पे है, तो आप बाय जनवरी 31 2026 के अंदर आपको गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देना है, ठीक है, क्लियर। तो सेकेंड वन जो है गलत है, फर्स्ट वन करेक्ट है, सेकेंड वन गलत है। सेम 31 जनवरी ऑफ द सेम कैलेंडर नहीं, जो subsequent. The purpose of intimation is to enable administrative authorities to keep a watch over such transactions, ये करेक्ट है। इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड इवन इफ द लिमिट इज नॉट एक्सीडेड, नहीं, लिमिट एक लिमिट होता है, लिमिट क्या बोला, ग्रेटर देन 6 मंथ्स बेसिक पे, चारों के ऊपर। तो उसमें जो इनकरेक्ट है 2 and 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके ऊपर मैं भी एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लीजिए। विथ रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स एंड माइनर एडिशंस, इनकरेक्ट तो देखेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिपेयर, माइनर एडिशंस में मैं बताया था, नॉर्मली यदि आप जो रिपेयर की एडिशंस में आप जो खर्च कर रहे हो, यदि ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे है, जो 18(3) में, रूल 18(3) आप देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड में है कि यदि ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे है तब आपको इन्फॉर्म करना है, नॉर्मली इन्फॉर्म करना है, ठीक है, इंटीमेट करना है गवर्नमेंट को। जैसे इसमें रूल 18(3) में बोल रहा है कि आपको जैसे विद इन 1 मंथ आपको रिपोर्ट करना है, यहां पर इंटीमेट करना है। मगर यदि आपका ऑफिशियल डीलिंग है, जिस कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जिस ट्रेडर के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, उससे आप आइटम्स खरीद रहे हो, ब्रिक्स, सीमेंट, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको प्रायर सैंक्शन, प्रायर परमिशन का जरूरत है। तो वही है, इसमें देख लीजिए, इंटीमेशन इज नेसेसरी इफ एक्सपेंडिचर एक्सीड्स 3 मंथ्स बेसिक पे, ये गलत है, 3 मंथ्स नहीं, ये 2 मंथ्स होना चाहिए। इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड ओनली इफ द एस्टिमेट एक्सीड्स द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 18(3), ये करेक्ट है, क्योंकि रूल 18(3) में क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे।
यदि ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे है इंटीमेट करना है। प्रायर सैंक्शन इज मैंडेटरी इफ द ट्रांजैक्शन इट इज अ पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट। ये करेक्ट है। कोई भी अमाउंट हो मगर आप जिस पर्सन के साथ ऑफिशियल डीलिंग है उसी से आप खरीद रहे हो सामान, ब्रिक सीमेंट रिपेयर करने के लिए, कि आपका जो एग्जिस्टिंग हाउस है उसमें एडिशन करने के लिए, तो प्रायर सैंक्शन करेक्ट है। नो इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर्स बिलो द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। नो इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर्स बिलो द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट क्या है? ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे, तो ये भी करेक्ट है। क्लियर? तो उसमें जो गलत है स्टेटमेंट 1, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओनली वो इनकरेक्ट पूछा है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 रिगार्डिंग टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? टाइम लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन इज 30 days। परमिशन मस्ट बी डीम्ड ग्रांटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 15 days। ये तो करेक्ट है, मगर परमिशन मस्ट बी डीम्ड ग्रांटेड इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 15 days। नो, 30 days एक्चुअली परमिशन लेना है। जो ऑफिशियल डीलिंग है, चाहे आप रूल 18(2) हो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कि 18(3) है मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी पर्सन के साथ ऑफिशियल डीलिंग है, आप उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इसमें कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। आपको प्रायर परमिशन, प्रायर सैंक्शन का जरूरत है कि नहीं? मगर उसका जो लिमिट होगा 30 days होगा। यदि 30 days से ज्यादा हो जाता है तो माना जाता है कि गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। द रूल अप्लाइज टू बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, करेक्ट है। द अथॉरिटी मस्ट एक्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, हाँ ये भी करेक्ट है। प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट विद इन 30 days, वो अप्रूवल देगा कि नहीं? 30 days बियॉन्ड हो जाने से तो हम मान लेंगे कि अप्रूव कर दिया। तो इसमें जो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट 2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ओनली स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहां पर ऑन सबमिशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज रिटर्न्स ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट, असेट्स एंड लाइबिलिटीज रिटर्न्स ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट, करेक्ट हम चेक करेंगे। रिटर्न्स आर सबमिटेड आज ऑन 31 December, कैलेंडर ईयर को लेना है। ठीक है, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी डिटेल्स, नहीं ये गलत है। मूवेबल, इसमें फर्स्ट अपॉइंटमेंट में आपको जो स्टेटमेंट देना है, ठीक है, तो कैलेंडर ईयर आपको लेना है, मगर आपको देना है बाय 31, इसको 31, ओके, जो नेक्स्ट ईयर का बाय 31। जैसे कैलेंडर ईयर 2025, इसी ईयर में आपका अपॉइंटमेंट हुआ, तो December 31 के अंदर जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लिक्विड एसेट्स है, लाइफ इंश्योरेंस है, कि आपका डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज है, December 31 के अंदर उसको आपको शो करना है बाय 31, 2026, गवर्नमेंट को स्टेटमेंट देना है। तो उसमें वही दे दिया। फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड गलत है। फॉर्म 3 जो है मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। फॉर्म 2 लिक्विड एसेट्स, जैसे क्या से, बैंक डिपॉजिट से, शेयर सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब आ जाता है कि लोन्स। मगर फॉर्म नंबर 3 है मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है। फॉर्म नंबर 5 है डेब्ट्स एंड अदर लाइबिलिटीज, भी करेक्ट है। तो उसमें करेक्ट पूछा है, तो 1, 3 एंड 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि रूल 1 जो फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर्म 2 है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स मीन्स जैसे आपका क्या से, बैंक डिपॉजिट से, लोन से, शेयर सिक्योरिटीज, डिवेंचर से, जो भी इन्वेस्टमेंट आप किया है। और थर्ड फॉर्म है मूवेबल प्रॉपर्टी, फोर्थ फॉर्म है इंश्योरेंस, पीपीएफ, और जो फिफ्थ है डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 भी आप देखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करेंगे। इसमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन। इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड इफ क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस एक्सीड्स 6 months बेसिक पे इन ए कैलेंडर ईयर, ये करेक्ट है। क्योंकि इसमें क्या है, क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस में क्या आता है, मैं बताया था, शेयर्स
सिक्योरिटीज, एमएफ सपोज म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये सब चीज आ जाता है इसमें मिलाकर। यदि आप इन कैलेंडर ईयर में इन्वेस्ट करते हो और वो ग्रेटर देन एक्सीड 6 मंथ्स हो जाता है तो आपको इंटीमेट करना है। द इंटीमेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय 31 जनवरी, और ये भी करेक्ट है। ईच इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मस्ट एक्सीड 6 मंथ्स, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन केस में ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, इंडिविजुअल ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे इंटीमेट करना है। मगर क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मीन सब मिलाकर से यार, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड सब मिला के, यदि आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 6 मंथ्स बेसिक पे है तब आपको इंटीमेट करना है। मगर इंडिविजुअल के ऊपर ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे। द रूल अप्लाइज टू शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिवेंचर्स एंड म्यूचुअल फंड। करेक्ट है, ये चारों करेक्ट है, ठीक है। तो उसमें दिया है एक करेक्ट स्टेटमेंट दिया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन आप देखिए यहां पर जो दे दिया, इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड, और एक बार चेक कर देता हूं। इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड इफ द क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस एक्सीड 6 मंथ्स बेसिक पे इन ए कैलेंडर ईयर, एक्सीड 6 मंथ्स बेसिक, ये तो करेक्ट है। इंटीमेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय 31 जनवरी ऑफ द फॉलोइंग कैलेंडर ईयर। हाँ, इंटीमेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय 31 जनवरी, ये भी करेक्ट है। ईच इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मस्ट एक्सीड, ओ ये गलत है, ये गलत है, ये 4th वन करेक्ट है। तो 1 3 1 2 4 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या है, ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर। ये जो है रूल मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, देखिए रूल 18 सबसेक्शन 3, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 रिगार्डिंग फॉर्म नंबर 1, इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हिच स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हम देखेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड, हाउस, शॉप्स, अदर बिल्डिंग्स आ जाएगा। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड, ओन्ड और एक्वायर्ड। एक्सक्लूड्स प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये गलत है। फैमिली मेंबर्स सभी को लेना है, चाहे आपके नाम पे है कि फैमिली मेंबर्स के नाम पे है कि एनी अदर पर्सन के नाम पे है। प्रॉपर्टी हेल्ड ऑन लीज और मॉर्गेज इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि चाहे आपके नाम पे है, चाहे आपका फैमिली मेंबर के नाम पे है, और चाहे आप एनी अदर पर्सन के नाम पे है ऑन बिहाफ ऑफ यू। मगर यहां पे दिया है कि जो प्रॉपर्टी फैमिली मेंबर्स के नाम पे है वो जो स्टेटमेंट होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो गलत है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 फॉर्म नंबर 2 लिक्विड एसिड्स के ऊपर है। हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। कैश बैलेंस तो आएगा, बैंक बैलेंस, शेयर्स, डिवेंचर्स आएगा। ज्वेलरी ये नहीं आएगा, ये मूवेबल प्रॉपर्टी, ये फॉर्म नंबर 3 में आ जाएगा, ये फॉर्म 3 में आ जाएगा, ये मूवेबल में आएगा। इट इंक्लूड्स लोन्स एंड डिपॉजिट्स, हाँ लोन्स एंड डिपॉजिट्स ये भी आएगा। तो इसमें जो है इनकरेक्ट है वो बी, थर्ड स्टेटमेंट एक्चुअली इनकरेक्ट है, वो मूवेबल में आएगा, वो फॉर्म नंबर 3 में आपको शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 फॉर्म 3 मूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड में है। इनकरेक्ट वन, ज्वेलरी, प्रेशियस मेटल्स, मोटर कार्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस। नहीं, पीएफ बैलेंस ये नहीं आएगा, ये फॉर्म नंबर 4 में आएगा, ये फॉर्म 4 में आएगा। पीएफ बैलेंसेस एंड लाइफ इंश्योरेंस, इनहेरिटेड एज वेल एज एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, इट कवर्स इनहेरिटेड एज वेल एज एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये भी करेक्ट होगा। तो यहां पर जो है गलत होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वो जो ये आ जाएगा फॉर्म नंबर 4 में आ जाएगा, पीएफ बैलेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रोविडेंट फंड एंड लाइफ इंश्योरेंस, वो फॉर्म नंबर 4 में आएगा, ठीक है। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, इंटीमेशन ऑफ क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस। क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शंस जो शेयर सिक्योरिटीज के ऊपर, ये तो ग्रेटर देन वे 6 मंथ्स बेसिक पे, ग्रेटर देन 6 मंथ्स बेसिक पे तब हमको इंटीमेट करना है, ठीक है।
क्यूमुलेटिव ट्रांजैक्शन इन शेयर सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड व्हेन दे एक्सीड 6 मंथ्स बेसिक पे, तब हमको इंटीमेट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये 20 क्वेश्चंस था, और थोड़ा मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो आएगा इसी रिलेटेड में थोड़ा देख लीजिए। सभी तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, और मेरा आप वीडियो एंड तक देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप आराम से अटेंड कर सकते हो। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट अंडर रूल 18(1) सबसेक्शन आई, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको तो पूरा स्टेटमेंट, क्योंकि इनिशियली क्या है, गवर्नमेंट एक ऑब्जर्व करना चाहता है कि आपके पास कितना मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो फ्यूचर में उसमें जो चेंजेस होगा गवर्नमेंट उसको चेक करता रहेगा कि वो कंपैटिबल विथ योर इनकम और माने मोर देन दैट। तो जो करप्शन है, कि जो एम्बेजलमेंट है, कि जो मैनिपुलेशन है, इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट फर्स्ट अपॉइंटमेंट में चेक कर लिया कि आपके पास इतना मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फिर बाद में जब आपको वो ऑब्जर्व करता रहेगा और उसमें चेंजेस को डिटेक्ट करता रहेगा। यदि वो ज्यादा चेंजेस देखा तो उसमें आपको पूरा स्टेटमेंट मांग सकता है, और उसमें डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। व्हाट पर्टिकुलर्स मस्ट बी फर्निश्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, इसको बोल चुका हूं, इसमें ये तो हो जाएगा आराम से। व्हाट टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड इन द इनिशियल असेट्स रिटर्न। इनिशियल असेट्स रिटर्न मींस फर्स्ट अपॉइंटमेंट। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ अदर मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अदर मूवेबल इसमें लेना है, मगर इसमें कुछ स्कोप में क्या है, इसमें कुछ है मूवेबल प्रॉपर्टी, मैं बताया था जैसे क्लॉथे से, बुक से, इसको सब इंक्लूड नहीं करना है। और उसमें भी बताया था कि जो इंडिविजुअल आइटम है, इंडिविजुअल आइटम जैसे आपका मूवेबल, इंडिविजुअल मूवेबल प्रॉपर्टी आइटम लेस देन ₹10,000, उसको लॉमसम करके, उसी आइटम को लॉमसम करके आपको दिखाना है, शो करना है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। Why is it mandatory to declare properties held in the name of family members or any other person? तो जब फैमिली मेंबर्स और एनी अदर पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टीज है, तो गवर्नमेंट क्यों चाहता है कि वो भी आपको शो करना है, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप रूल 18 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 देख लीजिए। तो उसमें मेन क्या है कि इसमें ये क्यों चाहता है गवर्नमेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी रिटर्न, क्योंकि कभी कभी क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज क्या है ना, फैमिली मेंबर के नाम पे रख सकता है, एनी अदर पर्सन के नाम पे रख सकता है, तो उसमें करप्शन बढ़ सकता है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, असेट्स आपका इनकम से ज्यादा हो सकता है, वो हाइडिंग कर सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट सबका देखता है, आपके नाम पे कितना है, आपका फैमिली मेंबर्स के नाम पे है कि एनी अदर पर्सन के नाम, गवर्नमेंट को शो करना है सब कुछ। तो ये गवर्नमेंट चाहता है कि जो पब्लिक सर्विस में ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, और इसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे करप्शन है कि मैनिपुलेशन, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, इसको कंट्रोल करने के लिए, तो चाहे आपके नाम पे है कि चाहे आपका फैमिली मेंबर के नाम पे है कि एनी अदर पर्सन के नाम पे है, आपको शो करना है। Why is it mandatory to declare properties? तो ये बोल दिया। Why does APR require disclosure of तो annual property return, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी को दिखाना है, मूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं दिखाना है एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न में, जो बाय जनवरी 31 हम भरते हैं। क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो टेम्पररी है, उसमें बहुत चेंजेस आ जाता है, तो वो जरूरत नहीं है। चाहे ज्वेलरी हो, चाहे आपका हाउस होल्ड आर्टिकल्स हो, चाहे आपका बैंक बैलेंस हो कि कैश हो कि बैंक डिपॉजिट्स हो, ये सबको इतना आपको शो नहीं करना है। ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी, परमानेंट एसेट्स के ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान है, उसमें क्या चेंजेस है। मूवेबल प्रॉपर्टी में तो कोई भी टाइम में चेंजेस हो सकता है, ठीक है, मगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो परमानेंट एसेट्स वो बहुत है, और वो वैल्यूएबल है, बहुत कॉस्टली है, ठीक है। और जब कोई मैनिपुलेशन होता है पब्लिक सर्विस में, कोई करप्शन, तो उसमें क्या होता है ना, वो ज्यादातर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। Why is prior permission compulsory when movable property transactions involve persons having official dealings? आपका मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, आप बाइंग सेलिंग, तो ऑफिशियल डीलिंग है जिसके साथ आप मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो प्रायर पर कंपल्सरी है, क्योंकि उसमें क्या है, आप जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है उसके साथ आप मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो वो आपका पब्लिक सर्विस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। और इट मीन्स पब्लिक सर्विस में करप्शन आ सकता है, और जो इट मीन्स पब्लिक सर्विस में क्या एडवर्स इंपैक्ट आ जाता है। पब्लिक क्या करते हैं, जो इंटीग्रिटी, जो ऑनेस्टी है,
वो डाउट रेज करते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, पब्लिक को सर्विस दे रहा है और जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है उसी के साथ मूवेबल ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो एक सस्पेक्ट आ जाता है पब्लिक का मन पे। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान देके आंसर लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। स्कोप ऑफ प्रॉपर्टी दैट कैन बी डिमांडेड 18(4) में कोई भी एनी टाइम में गवर्नमेंट सर्वेंट चाहे कोई भी टाइप का पोस्ट हो, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, गवर्नमेंट डिमांड कर सकता है दोनों मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट देने के लिए। तो भाई ये रूल 18 जो है ट्रांसपेरेंसी इंटीग्रिटी, क्योंकि प्रॉपर्टी रिटर्न भरना है जो हायर ऑफिशियल्स ग्रुप ए बी ऑफिशियल से, कि जैसे लिमिट है, जैसे 18(2) इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर है, 18(3) मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, इसमें मॉनेटरी लिमिट है। इसमें दो चीज है, कब आपको प्रायर नॉलेज में डालना है और कभी प्रायर सैंक्शन, ऑफिशियल डीलिंग में प्रायर सैंक्शन, अदरवाइज कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजैक्शन है तो प्रायर नॉलेज। और 18(3) में एक लिमिट है, ग्रेटर देन 2 मंथ्स बेसिक पे है तो इंटीमेट करना है गवर्नमेंट को, रिपोर्ट करना है विद इन 1 मंथ। और ऑफिशियल डीलिंग है, कोई लिमिट नहीं है, मूवेबल ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसके साथ, उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है, कोई इरेस्पेक्टिव ऑफ मॉनेटरी लिमिट आपको प्रायर परमिशन का जरूरत है। तो ये सब चीज को आपको ध्यान देना है। रूल 18 एक्ट्स एज ए प्रिवेंटिव टूल अगेंस्ट करप्शन, इसको आप लिख सकते हो। रूल 18 भाई अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोबिटी, प्रोबिटी मींस ऑनेस्टी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 10 क्वेश्चन था, मैं जो एक्सप्लेन किया उसमें आपको पूरा आंसर, कंप्लीट आंसर मिलेगा। सो माय फ्रेंड्स प्लीज लिसन द वीडियो अप टू द एंड, you can get complete explanation about rule 18, because rule 18 जो है मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसमें टाइम लिमिट है, आपको इसको ध्यान देना है, रूल पोजीशन को आपको ध्यान देना है, और उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सपोज कोई एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहा है, आराम से अटेंड कर सकते हो। तो आज इतना ही है, आप वेट कीजिए मेरा नेक्स्ट वीडियो, जो नेक्स्ट रूल जो है 18A और 19, नेक्स्ट जो मेरा सब्सिक्वेंट वीडियो रहेगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 का। तो आज इतना ही है, थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।